मित्रों, आज के वीडियो में दो जानकारी प्राप्त करेंगे। पहला, भगवान महात्मा बुद्ध का एक उपदेश और उसके बाद जानेंगे हमारे सर के बाल क्यों झड़ते हैं, क्यों सफ़ेद होते हैं, इसके क्या कारण है और कुछ ऐसी शक्तिशाली औषधि के बारे में जानेंगे जिसे अपना करके इस बालों की समस्या से निजात पा सकते हैं। 100% कारगर उपाय जानेंगे दोस्तों। उससे पहले हम सुन लेते हैं भगवान महात्मा बुद्ध का अनमोल विचार। साधना और साध्य का अंतर समझाने के लिए गौतम बुद्ध एक आख्यान का सहारा लिया करते थे। उन्होंने अपने शिष्यों को यह कहानी अनेकों बार सुनाई। आज भी वह एक कहानी सुनाने के लिए अपने शिष्यों के साथ बैठे हुए थे। शिष्यों को एक कहानी सुनाते हुए उन्होंने कहा, एक गांव में कुछ लोग नदी पार करने के लिए नाव से उतरे थे। वह 8 लोग थे, परम बुद्धिमान थे, नितांत धार्मिक थे। किनारे पर उतरकर उन्होंने तय किया कि जिस नाव ने हमें नदी पार कराई है, भला हम उसे कैसे छोड़ सकते हैं। इसीलिए उन्होंने कृतज्ञता ज्ञापन करने का एक अद्भुत तरीका खोज निकाला। उन्होंने कहा कि जिस नाव पर हम सवार थे, अब उचित होगा कि हम पर नाव सवार हो जाए। सो उन 8 बुद्धिमानों ने उस नाव को अपने सिर पर उठा लिया। नाव को सिर पर उठाए हुए वह लोग बाजारों, सड़कों और गलियों से गुजरे। देखने वाले लोग कहते थे कि हमने नाव पर तो बहुतों को सवार देखा था, लेकिन नाव को लोगों पर सवार कभी नहीं देखा। ये लोग कैसे सिरफिरे हैं जो नाव को सिर पर ढो रहे हैं। उन्होंने जवाब दिया कि तुम सब तो कृतज्ञ हो, तुम्हें कृतज्ञता का क्या पता है। हम जानते हैं अनुग्रह का भाव, हम कृतज्ञ हैं, हम आभार प्रदर्शन करना जानते हैं। इस नाव ने हमें नदी पार कराई है, इस नाव ने हमें नदी पार करवाई है। अब हम इस नाव को स्वयं अपने सिर पर ढोकर संसार पार करवा कर रहेंगे, पूरा संसार पार करवा कर रहेंगे। हम इस पर थे, अब यह हम पर रहेगी। अंत में गौतम बुद्ध ने शिष्यों को समझाया कि नाव वास्तव में नदी पार करने के लिए है, सिर पर ढोने के लिए नहीं है। बहुत से लोग हैं जो साधन या साधना को इस बुरी तरह पकड़ लेते हैं कि वही साध्य हो जाती है। इस प्रकार हम सिद्धि का लक्ष्य भूल जाते हैं। दोस्तों, इस छोटी सी कथा से आपको क्या ज्ञान प्राप्त हुआ, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। चलिए मित्रों, अब जानते हैं हम जानते हैं स्वास्थ्य से संबंधित तो महत्वपूर्ण जानकारी। दोस्तों, पहले हम ये जान लेते हैं हमारे बाल पकते क्यों हैं, बाल पकने का कारण क्या है। जब हम दोस्तों कारण को समझ जाएंगे, निवारण एकदम आसान हो जाएगा। आसान कैसे हो जाएगा? जिस कारण से आपके बाल पक रहे हैं, उस कारण को आप हटा दीजिए। पहले से हम समझ लेते हैं एक छोटे से एग्जाम्पल से। जैसे आपको किसी रिश्तेदार के यहाँ जाना है, किसी दोस्त के यहाँ जाना है, जाने का एक मकसद है, एक कारण है। तो जब आप दोस्त के यहाँ जाएंगे, किसी रिश्तेदार के यहाँ घर से निकलेंगे, तो घर से निकलेंगे, अगर उसका घर दूर है तो आपको सवारी पकड़ना पड़ेगा, उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे और फिर कुछ दूर चल कर जाएंगे, दोस्त के यहाँ पहुँचेंगे, वहाँ पर उसका हाल चाल पूछेंगे, कैसे है, क्या है, जो उनका आपका प्रयोजन होगा पूरा समझने के बाद वहाँ व्यतीत करेंगे, फिर अगले दिन आएंगे। इसमें मतलब कई कारण उत्पन्न हुए। अगर आपको दोस्त के यहाँ जाना ही नहीं होता तो आपके पास कोई कारण ही नहीं था, आप घर पे पड़े रहते, हाल चाल हो जाती, कुछ नहीं था। तो कारण होता है। तो ऐसे जो मेरे सर के बाल पक रहे हैं, इसके पीछे का कोई ना कोई कारण है। अब अगर आपको कारण समझना है तो सबसे पहले आपको समझना होगा आपके शरीर का निर्माण कैसे हुआ।
शरीर बना कैसे है। एक आप घर बनाते हैं तो घर बनाने में बहुत सारे चीज़ों की आवश्यकता होती है। सिरमिट लगता है, मोरंग लगता है, बालू लगता है। फिर एक कारीगर इस घर का निर्माण करता है। फिर कुछ चीज़ों से उस घर की सुंदरता को बढ़ाते हैं, पेंट करते हैं, पुताई करते हैं, प्लास्टर करते हैं, तरह तरह के केमिकल लगा के उसकी सुंदरता को बढ़ाते हैं। अब उसमें मजबूती प्रदान करने के लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का प्रयोग करते हैं और एक सही मात्रा में प्रयोग करते हैं। अगर आपका सीमेंट ज़्यादा हो गया, मोरंग कम हो गया तो भी वो नहीं चिपकेगा। अगर मोरंग ज़्यादा हो गया, सीमेंट कम हो गया तो भी वो नहीं पकड़ेगा। वो घर आपका खोखला हो जाएगा, वो घर आपका टूट जाएगा। उसी तरह से मेरा एक शरीर है, तो शरीर को समझना पड़ेगा कि हमारे शरीर कैसे निर्माण हुआ है, किन किन पोषक तत्वों से निर्माण हुआ है और हमारे शरीर में ये जो दोष है वो कौन कौन से। इसके लिए समझना चाहिए मित्रों। कभी भी कोई भी आप काम करिए उसके कारण को समझिए, निवारण एकदम आसान हो जाएगा। और आज हमारे बीच में यही समस्या है। हमें कोई बीमारी होती है, हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर के डायरेक्ट परेशानी बताते हैं, डॉक्टर दवा दे देता है, हम दवा खाते हैं। अब ऐसे बाल की समस्या लीजिए, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, सर मेरा बाल टूट रहा है, तो डॉक्टर क्या करेगा, कुछ ऐसे पोषक तत्व दे देगा, कुछ ऐसे प्रोटीन से विटामिन आते हैं जो जिसकी कमी से बाल टूटते हैं, और आप वो ले लेंगे, खा लेंगे, फिर आएंगे। लेकिन आपने अस्थायी जड़ पे नहीं गया है। बाल टूटने का कारण क्या है, आप उस कारण पे जब तक आप दवा खा रहे हैं तब तक तो बाल टूटना रुक गया, फिर उसके बाद आपके बाल टूटने शुरू हो जाते हैं, क्योंकि अभी आपने कारण पे इलाज ही नहीं किया, किस कारण से हो रहा है। तो चलिए समझते हैं अपने शरीर के बारे में। जैसे दोस्तों आपका शरीर जो है 5 तत्वों से बना है और आपके शरीर में जो 5 तत्व और 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन से पाए जाते हैं, 5 तत्व कौन से हैं? आपके शरीर में दोस्तों 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष है वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ। अगर आपके शरीर की वात, पित्त, कफ गड़बड़ हो गए तो भी आपके शरीर में कोई विकार उत्पन्न होता है। और आपके शरीर में 5 तत्व जो पाए जाते हैं, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु, आकाश। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। एक 5 तत्व और इस तीन दोष एक दूसरे से संबंध रखते, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अगर आपके शरीर में 5 तत्वों की भी कमी हो गई तो भी विकार होगा। अगर आपके शरीर में 3 दोष में कोई भी दोष गड़बड़ हो गया तो भी आपके शरीर में कोई ना कोई विकार उत्पन्न होगा। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या हो गया, हम अपने शरीर के 5 तत्वों के बारे में जाने, हम अपने शरीर के इन 3 दोष के बारे में जाने। तो एक एक मिनट का प्रकाश डाल लेते हैं। दोस्तों पहले हम जान लेते हैं 5 तत्व के बारे में। 5 तत्व, हमारा पहला है पृथ्वी। पृथ्वी तत्व से हमारा भौतिक शरीर बनता है। जिस तरह से पृथ्वी तमाम तत्वों से, अधातुओं से, आप जानते हैं तरह तरह के तत्व पाए जाते हैं हमारे पृथ्वी में, वो पृथ्वी बनी है, उन्हीं तरह से हमारे शरीर का भी निर्माण हुआ है। हमारे शरीर का भी उसी मिट्टी से बना हुआ है। आपने सुना भी होगा कि जब हम मर जाते हैं मेरा शरीर मिट्टी में मिल जाता है, उन्हीं से बना है। दूसरा है जल। जल तत्व से मतलब होता है तरलता से। जितने भी तरल तत्व शरीर में बह रहे हैं, चाहे वो जल हो, आप सुने होंगे हमारे शरीर में 85% पानी पाया जाता है, चाहे वो पानी हो, खून हो, शरीर में बनने वाला रस, एंजाइम, ये सारे चीज क्या है, ये सारे चीज जल तत्व है। ऊर्जा पोषक तत्वों को पहुंचाने का काम करता है, जिसे हम कफ तत्व से नाम जानते हैं। अब दोस्तों हमने बताया था वात, पित्त, कफ 3 दोष पाए जाते हैं। तो जल तत्व से मतलब आपका कफ तत्व से है। अगर आपका कफ तत्व बिगड़ गया तो आपके शरीर में तो तरह तरह की बीमारियां उत्पन्न होती हैं। अब तीसरा है दोस्तों अग्नि। अग्नि तत्व से ऊर्जा, शरीर में शक्ति, ताप का प्रतीक है। इसे हम आयुर्वेद में पित्त नाम से जानते हैं, पित्त नाम से जानते हैं। अगला है दोस्तों वायु। वायु, जिनमें प्राण है उन सब में वायु तत्व है, इसे हम वात नाम से जानते हैं। और अगला जो 5वां तत्व है वो है आकाश। आकाश तत्व अभौतिक है, अभौतिक रूप से हमारा मन है। आकाश तत्व क्या है, अभौतिक रूप से मेरा मन है। जैसे आकाश अनंत है वैसे मन की कोई सीमा नहीं है। जैसे आकाश अनंत ऊर्जा से भरा हुआ है वैसे मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। मन की शक्तियां भी तरह है। जिस तरह से आकाश में कभी बादल होते हैं, कभी बादल छट जाते हैं, कभी देखते होंगे पूरा बादल धुंधला हो जाता है, तरह तरह, वैसे ही मेरा मन है। मन में कभी इतने सारे विचार भर बैठते हैं, कभी हमारा मन साफ हो जाता है। जिस तरह
ये जो आकाश है अनंत शक्तियों से भरा हुआ है, उसी तरह मेरे मन की शक्तियों की कोई सीमा नहीं है। हम अपने मन की शक्तियों को भाप ही नहीं सकते, हमारे मन में कितनी शक्तियां। तो आप समझ गए तत्व से और ये तीन दोष से क्या मतलब है। और ये 5 तत्वों से ऊपर एक और तत्व है जिसे हम आत्मा कहते हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं, जो हमारे अणु है, जो हमारे पाचन तंत्र है, जो ये तंत्र तंत्रिकाएं हैं हमारे, जो शरीर में नसें तमाम पाई जाती हैं, इन सबको प्राण ऊर्जा कौन देता? आत्मा देती है। इन सबसे ऊपर आत्मा है। तो दोस्तों आप समझ गए आपके शरीर का कैसे निर्माण हुआ। अब आपको समझने में आसानी होगी। अब हमने बताया आपके शरीर में 3 दोष पाए जाते हैं। 3 दोष कौन? वात दोष, पित्त दोष और कफ दोष। अब हमको ये जानने की जरूरत होती है ये वात पित्त कफ दोष हमारे शरीर में कब से कब तक रहते हैं, जानने की जरूरत है। दोस्तों जब हम बाल्यावस्था में होते हैं, यानी जब हमारा जन्म होता है, जन्म से 14 साल की उम्र तक हम बाल्यावस्था में, और इस अवस्था में हमारे शरीर में कफ ज्यादा बनता है, कफ। अब यहाँ पे हमें ये ध्यान देने की जरूरत होती है, ऐसे हम कोई चीजें और ना अपने बच्चों को दे, क्योंकि उस समय हम बच्चे होते हैं, हमें नहीं पता है क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उसमें पेरेंट्स को केयर करना पड़ेगा। हमें ऐसी चीजें उन्हें नहीं देना चाहिए जिससे उनका और कफ बन जाए। अगर ऐसी चीजें हम उन्हें खिलाएंगे तो उनका और कफ बढ़ जाएगा। जब उनके कफ में, एक तो कफ प्रवृत्ति में है ही है, कफ उनके शरीर में अधिक बन रहा है, वो प्रकृति का नियम है, कफ ज्यादा बनना भी चाहिए, तभी हमारे शरीर का ग्रो होगा। तो उसमें हमें यही सिर्फ ध्यान देना है कि कफ बढ़ाने वाली चीजें हमें नहीं खिलाना है अपने बच्चों को, जैसे आइसक्रीम, कोई भी ठंडी चीज हमें नहीं देना है। जैसे भी समय से खाना है, दिन डूबने के बाद कोई भी ठंडी वस्तु या कोई ऐसी चीज ठंडी से हमें थोड़ा सा और बचा के रखना होगा। मौसम चेंज हो रहा है उस समय हमें बचा के रखना होगा। तो ये सारी चीजें हमें खुद पेरेंट्स को केयर करना होगा। तो फिर अगर हम वो चीजें नहीं केयर करेंगे तो बच्चों के शरीर में और कफ बढ़ेगा। जब ज्यादा कफ बनेगा तो बच्चे कफ से संबंधित जितनी भी 5 से 10% गंभीर बीमारियों, दमा, अस्थमा, टीबी, ये जो सारी बीमारियां होती है, हार्ट अटैक, ये सारी चीजें कफ ज्यादा बनने की वजह से होती है। तो आप समझ गए। अब उसके बाद हमारे जो बाल्यावस्था से हम चलते हैं युवा अवस्था में। युवा अवस्था में हमारे शरीर में क्या होता है? पित्त प्रवृत्ति होती है। इस समय हमारे शरीर में पित्त ज्यादा बनता है, और ये युवावस्था जो होती है, ये पित्त प्रवृत्ति वाली जो अवस्था होती है, ये सबसे लंबे समय तक होती है। इस 14 साल से 60 साल के बीच में जब हम होते हैं, हमारा शरीर पित्त प्रवृत्ति में होता है। इस समय हमारे शरीर में पित्त बहुत ज्यादा बनता है, और पित्त बनना जरूरी है। पित्त आप समझ गए, पित्त जो एसिड बनता है, और जितने एसिड बनेगा तभी हमारे शरीर में जो कुछ हम खाते हैं उसी को पचाता है। एसिड का यही काम है, एंजाइम का यही काम है, हमारे शरीर में जो कुछ हम खाएं वो हमारा पाचन तंत्र तेज होता है। उस समय ये 14 से 60 साल की उम्र में हमारा अग्न्याशय तेज काम करता है, और इस समय हम बहुत कुछ खाते पीते हैं, क्योंकि हम बाल्यावस्था से युवावस्था में आ गए। हम अपने घर से बाहर सर्विस करेंगे, हमारी शादियां होंगी, ऐसे ऐसे पार्टी अटेंड करते हैं कि बच्चों के साथ एंजॉय करना पड़ता है, तो हम खाते हैं। तो भगवान ने उसी हिसाब से मेरे शरीर का निर्माण भी किया है, जो कुछ भी हम खाएंगे वो सारा चीज डाइजेस्ट हो जाए, इसीलिए पित्त ज्यादा बनता है। अब बस हमें इतना केयर करना है कि ऐसी कौन सी चीजें हैं जो हमारे शरीर के पित्त को ज्यादा बढ़ाती, वो चीजें नहीं खाना है। अब लेकिन यहीं पे हम यही गलती करते हैं, वही चीजें हम अक्सर खाते हैं जो पित्त को और बनाती है। तो हमारे शरीर में जब पित्त, गैस, एसिडिटी इस तरह बनने लगता है तो क्या होता है? अपच होता है, अपच होगा, और ये उसी से संबंधित है। कहने का मतलब आप आ गए मेन पॉइंट पे। जैसी कोई चीजें आप खा रहे हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में पित्त ज्यादा बन रहा है, और पित्त जब बनेगा तो आपको गैस, कब्ज, एसिडिटी होगी, और जब आपके शरीर का पाचन तंत्र ही काम नहीं करेगा, गैस, एसिडिटी बनेगा, जो कुछ भी आप खा पी रहे वो चीजें सड़ रहा है, पच नहीं रहा है, क्योंकि पित्त बहुत ज्यादा बन रहा है। तो पित्त ज्यादा बनेगा, एसिड ज्यादा बनेगा, तो यही पित्त एसिड बनते बनते आपको गैस्ट्रिक अल्सर होता है, पेप्टिक अल्सर होता है, और जब सही ढंग से उपचार नहीं होता है और एक कारण को आप नहीं हटाते हैं तो उस समय क्या होता है, जाकर के आगे चल करके कैंसर का रूप लेता है। और बहुत ज्यादा जब एसिड बनने लगती है तो रक्त की एसिडिटी होती है, रक्त की अम्लता बढ़ जाती है, तब हमें हार्ट अटैक। आज देख रहे हैं जो लोग हार्ट अटैक के शिकार हो रहे हैं, आज समय बच्चे शिकार हो रहे हैं, युवा शिकार हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि उनकी पित्त प्रवृत्ति और कफ प्रवृत्ति दोनों बिगड़ गई है। आज हम छोटे छोटे बच्चों को हम देखते हैं, आप निकलिए
आइसक्रीम खिलाते हैं रात 9 बजे 10 बजे, कोल्ड ड्रिंक खूब धुआंधार, ये हमारे घर का एक फैशन बन गया है। तो बच्चे जब युवा बाल्यावस्था में कोल्ड ड्रिंक्स पिएंगे, आइसक्रीम बहुत ज्यादा खाएंगे तो क्या होगा, कफ प्रवृत्त होगी। कफ जब शरीर में बनेंगे तो हार्ट अटैक जरूर आएगा। तो ये सारे कारण है। तो ये जो है आपके शरीर में पित्त ज्यादा बन रहा है, इसलिए जो कुछ आप खा रहे हैं वो चीजें आपके शरीर में नहीं लग रहा है, तो आपको वो चीजें हटाना है जो पित्त को बनाती है। अब ये समझ गए। अब हम समझते हैं पोषक तत्व। ये दोस्तों आपके शरीर के लिए पोषक तत्वों की जरूरत होती है। जैसे हमने बताया आपका घर जो बन रहा है तमाम पोषक तत्वों से, वो भी एक पोषक तत्व से बना है, रॉ मटेरियल से बना है। उसी तरह से आपके शरीर में भी प्रोटीन्स, विटामिन, मिनरल से चाहिए डेली रिक्वायरमेंट के हिसाब से, तो चीजें आपको नहीं मिल पा रही। उसी में एक होता है मेलेलिन। मेलेलिन, अब हम मेलेलिन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं, जानते हैं ये मेलेलिन का काम क्या है। आमतौर पर कम उम्र में बाल सफेद होने का कारण है मेलेलिन। मेलेलिन एक रंग द्रव्य है, यानी मेलेलिन के कारण ही बाल के रंग काले होते हैं। मेलेलिन एक पिगमेंटेशन है जो आंख, बाल और स्किन के रंग और चमक को बनाए रखता है। जब शरीर में मेलेलिन कम बनने लगे या मेलेलिन की कमी होने लगे तो बालों का रंग सफेद होने लगता है। शरीर में जितना अधिक मेलेलिन रहेगा बालों का रंग उतना ही गहरा काला होगा। मेलेलिन स्किन, आई और बाल में पिगमेंटेशन प्रदान करता है। यह सूरज से निकले हानिकारक अल्ट्रावायलेट किरणों से रक्षा करता है। यह सूरज की रोशनी के कारण क्षतिग्रस्त होने वाले हेयर सेल्स को रोकता है। मेलेलिन को शरीर में बढ़ाया जा सकता है। कुछ तरीकों को अपनाकर शरीर में मेलेलिन को बढ़ाया जा सकता है। कुछ एसेंशियल ऑयल है जिसके इस्तेमाल से मेलेलिन को बढ़ाया जा सकता है और बालों को सफेद होने से रोका जा सकता है। लेकिन इसके लिए सिर्फ तेल ही काफी नहीं है। बालों को सफेद होने से रोकने के लिए हेल्थी डाइट जरूरी है और बुरी आदतों का छोड़ना जरूरी है। इसके लिए सिगरेट, शराब को हमेशा के लिए बाय बाय करना होगा और तनाव, चिंता, अवसाद को दूर भगाना होगा। दोस्तों समझ गए मेलेलिन का क्या काम है। और हमारे शरीर में एक पाया जाता है विटामिन B12, इसकी भी कमी नहीं होनी चाहिए। इस वाले प्रोडक्ट को ज्यादा ले रहे। अब आप समझ गए आपके शरीर में किस कारण से बीमारियां होती हैं और यह कौन से तत्व है जिसकी कमी से होती है। अब ये तो आप कारण, कुछ कारण और है। जैसे जब आपके बाल सफेद हो जाए, ये है एक तो उम्र होती है। उम्र 40 के बाद अगर आपके एक एक बाल सफेद हो रहे हैं, धीरे धीरे हो रहे, एकाएक नहीं, तो जान लीजिए ये आपके उम्र है। इसे कोई नहीं रोक सकता, ये प्रकृति की देन है, ये प्रकृति की देन है। दूसरा है दोस्तों जो बच्चों में आज हो रहा है, हमने पहले बताया बच्चों में जो हो रहा है, कोई 5 साल का है, कोई 7 साल का है, 8 साल 10 साल के बच्चों का बाल सफेद हो रहा है, ये उनके अंदर ये पोषक तत्वों की कमी है। और पोषक तत्वों की कमी होने के बहुत से कारण है, एक कारण नहीं है, कारण पे जाइए, बहुत से कारण है। जैसे दोस्तों आज के समय में क्या है, रासायनिक खादों का, कीटनाशक दवाओं का इतना अधिक मात्रा में प्रयोग हो रहा है कि हमें सही पोषक तत्व मिल ही नहीं पा रहे। ऊपर से हमें वो जो डाइट मिल रही है, वो डाइट जो कुछ खा भी रहे हैं वो एक कॉम्बिनेशन नहीं बना पा रहे हैं जिससे हमें वो सारे पोषक तत्व मिले। क्यों है? क्योंकि आज हम बाहर की चीजें ज्यादा ले रहे हैं, फास्ट फूड ज्यादा खा रहे हैं, जंक फूड ज्यादा खा रहे हैं, घर का खाना हमें पसंद नहीं आ रहा है, हम बाहर की चीजें खा रहे हैं। तो क्या होगा, जंक फूड, फास्ट फूड, ये सारे एसिडिक प्रोडक्ट है। हमने बताया ये सारे एसिडिक प्रोडक्ट है। इन चीजों को खाने से हमारे शरीर में एसिड बहुत ज्यादा बनेगा। जब हमारे शरीर में एसिड बनेगा तो दोस्तों क्या होगा, वो हमें पचेगा ही नहीं, गैस, एसिडिटी बनती रहे। तो ये सारी चीजें आप समझ गए क्या कारण ये भी हुआ। अब आपको क्या नहीं खाना वो जान लीजिए, फिर क्या खाना है जिसमें वो सारे प्रोटीन्स, विटामिन पाए जाते हैं। तो आप समझ गए बाल पकने का क्या क्या कारण है, बच्चों में क्यों पक रहा है, बच्चों में उनको पोषक तत्व सही ढंग से नहीं बना मिल पा रहा है। तो आपको ऐसा पोषक तत्व की जो है कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा जिससे आपके शरीर को हर एक तरह के पोषक तत्व मिलते रहें। तो दोस्तों कुछ चीजें हैं जो आपके शरीर में एसिड को बढ़ाते हैं, पित्त को बढ़ाते हैं, इसे आज से, अभी से, तुरंत से आप छोड़ दीजिए। आप देखिए ऑटोमेटिक आपका बालों का पकना रुक जाएगा और जो बाल आएंगे वो काले होके आएंगे। और ये आज की लाइफ स्टाइल, आपका ना तो खाने का समय है, ना तो सोने का समय है, ना तो जागने का समय है। तो कुछ प्रकृति नियम अपनाना होगा, जैसे खाना खाने के नियम, पानी पीने के नियम, ये सारे प्रकृति के नियम है।
सोने का समय निर्धारित करना होगा, अपने डेली रूटीन में योगा प्राणायाम मेडिटेशन को शामिल करना होगा। ये सारी चीजें, ऊपर से चिंता मुक्त जीवन जिए। आज सभी, चाहे बच्चे हों, चाहे बड़े हों, चाहे बुजुर्ग हों, सब चिंताओं से ग्रसित है, चिंता में एकदम डूबे हुए हैं। और जबकि चिंता करने से उन्हें पता है कुछ हल होने नहीं वाला है, बल्कि हमारी जिंदगी ही बर्बाद होने वाली। चिंता मत करिए, चिंतन करिए, इस चिंता मुक्त जीवन व्यतीत करिए, खुशियों के साथ एक बच्चों का जीवन अपनाइए। जिस तरह से छोटा सा बच्चा होता है, उस बच्चे को क्या चाहिए? बस दूध चाहिए, उसे दूध आप पिला दीजिए, उसका पेट भरा है, वो हमेशा खेलता रहेगा। घर पे क्या हो रहा है, घर पे कौन सी आफत आने वाली है, मम्मी पापा का किससे झगड़ा हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है, बस वो खेलता है। तो दोस्तों उसी तरह से आप भी जीना शुरू कर दीजिए, खुशियों में जीना शुरू कर दीजिए, आपके जीवन में खुशियां ही खुशियां आएंगी। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं वो कौन सी चीजें हैं जो हमारे पाचन तंत्र को एकदम बर्बाद कर दे रही, बेकार कर दे रही। तो अगर ये चीजें आप छोड़ देंगे तो आपको पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा, कभी आपको गैस, एसिडिटी, कब्ज की शिकायत नहीं होगी। आज 80 से 90% लोग गैस, कब्ज, एसिडिटी से शिकार हैं, और सब लोग जा करके दवा लाते हैं, मेडिकल स्टोर से लाते हैं, डॉक्टर्स के यहाँ से लाते हैं। सबके घर आज पेंटाप्राजोल, रेबेप्राजोल, ओमेप्राजोल, रेबेप्राजोल या रेबेप्राजोल डोमप्रीडोन, सॉरी पेंटाप्राजोल डोमप्रीडोन, रेबेप्राजोल डोमप्रीडोन, इस ग्रुप की जो दवाएं हैं सबके घर पड़ी होगी। सब लोग रोज सुबह ब्रश किए, एक दवा खा लिए, लेकिन उसके कारण को नहीं हटा रहे कि किस कारण से मेरे गैस बन रही है। उसको हटा दो ना, दवा खाने की जरूरत नहीं। और इस दवा का साइड इफेक्ट शायद आपको पता नहीं, बस इतने पता है कि 24 घंटे में एक कैप्सूल खा लो, फुर्सत हो गई। अरे जिंदगी मिली है, दवा फ्री जिंदगी जीजिए मित्रों, दवा फ्री। कुछ आपके घर में ऐसे किचन की चीजें हैं जो गैस को हमेशा के लिए खत्म कर सकती है, कब्ज को हमेशा के लिए खत्म कर, उस प्रक्रिया को आप अपनाइए। तो चलिए, सबसे बड़े जो दुश्मन है वो 6 चीजें, उसे आप तुरंत अभी से अपने जिंदगी से हटा दीजिए। पहला है दोस्तों मैदा, मैदा से बनी हुई कोई भी चीज मत लीजिए। चीनी, चीनी से बनी हुई कोई चीज मत खाइए। रिफाइन किया हुआ तेल व डालडा का प्रयोग कभी मत करिए, और इन चीजों से जो बना है उसे कभी मत खाना है। तली भुनी चीजों से आप परहेज करिए। ये सारी चीजें किससे बनती है? इन्हीं चीजों से बनती है। ऊपर से डिब्बा बंद खाना, पैकेट बंद खाना आज से अभी से छोड़ दीजिए। अब जितने भी मार्केट में डिब्बा बंद, पैकेट बंद सामान है, मिठाइयां हैं, कितना 90% ये सारे सामान किससे बनते हैं? मैदा से, चीनी से, रिफाइन या डालडे में छाना जाता है। ऊपर से हमारे स्वाद को बढ़ाने के लिए इसमें कुछ दोस्तों बेस डाले जाते हैं, कलरफुल बनाने के लिए आर्टिफिशियल कलर डाला जाता है, और इसे सुरक्षित रखने के लिए आप घर पे बिस्किट खुद छान लीजिए। मैदा चीनी से बिस्किट बनता है, रिफाइन में छाना जाता है। आप बिस्किट छानिए और रख दीजिए, 6 महीने बाद आप खाएंगे, वो कीड़े खा जाएंगे, फफूंदियां लग जाएंगी, खा जाएंगे, आप खा नहीं सकते। अब वो 6 महीने बाद आप खा रहे हैं। आइसक्रीम किससे बनता है? दूध से बनता है, चीनी से बनता है, कुछ बेस डाले जाते हैं। आप घर पे बनाइए और रखिए, 1 साल बाद वो आइसक्रीम आप खा सकते हैं? कभी नहीं खा सकते। 10 दिन के बाद उसमें कीड़े लग जाए। तो वो चीजें आप खुद अपना दिमाग लगाइए। वो चीजें जब बनी है, और फिर उस आइसक्रीम को, फिर हम उस बिस्किट को, फिर हम उस टोस्ट को जो मैदा सड़ा के बनाया जाता है, उस ब्रेड को जो मैदा सड़ा के बनाया जाता है, हम 3 महीने बाद खा रहे हैं। क्यों खा रहे हैं? कैसे वो सुरक्षित है? तो आप समझिए, उसमें कुछ ना कुछ कीटनाशक दवाएं डाली गई हैं। तो ये सारी चीजें आपके पाचन तंत्र को क्या करेंगी? सुरक्षा देंगे कि नुकसान पहुंचाएंगे? दोस्तों नुकसान पहुंचाएंगे। आज से अभी से इन्हें छोड़ दीजिए। सारी चीजें एसिड बनाती हैं आपके पाचन तंत्र को। पित्त रोग को और क्या बढ़ाता है? आपके पेट में एसिडिटी को और क्या बढ़ाता है? वो है ठंडा पेय पदार्थ। कोई भी ठंडा पेय पदार्थ मत लीजिए, उसका भी साइंटिफिक रीजन है। हमारे शरीर का तापमान 35 डिग्री सेल्सियस है। अगर आप कोई भी ठंडी चीज जब आपके पेट में जाती है तो आपके पेट के आर्गन को कुछ ना कुछ डिस्टर्ब कर देती है, और फिर आपके शरीर को उस ठंडी चीज को गर्म करने के लिए एक्स्ट्रा एनर्जी खर्च करना पड़ता है, क्योंकि ठंडा और गर्म दोनों तो शरीर में रहेगा ना, वो शरीर अपने तापमान के हिसाब से उसे गर्म करेगा। इसलिए कोई भी ठंडा पेय पदार्थ ना लीजिए, यानी कि फ्रिज का प्रयोग आज से अभी से छोड़ दीजिए। फ्रिज ये आपके घर का सबसे बड़ा पॉइजन है। आप नेचुरल चीजें खाने का प्रयास करिए, ताजा चीजें खाने का प्रयास करिए। फ्रिज की क्या जरूरत है? नॉर्मल पानी पीजिए। और अगर आप एसिडिटी से बनना चाहते हैं, अपने पित्त रोग से बचना चाहते हैं, तो आज से गुनगुना पानी का 24 घंटे प्रयोग करना शुरू कर दीजिए। प्रयोग करना गुनगुना पानी, आप देखिए किस तरह से आपके शरीर की कायाकल्प ही चेंज हो जाएगी। हाँ, किसी कंडीशन में बताया जाता है पेशेंट को आपको ठंडी चीज लेना है कुछ दिनों के लिए, ठंडा
पदार्थ लेना है तो कुछ दिनों के लिए तो आप लीजिए, बाकी आप अपने शरीर के टेम्परेचर के हिसाब से नॉर्मल पानी का प्रयोग करिए, गुनगुना पानी का प्रयोग करिए, आपका पाचन तंत्र कभी खराब नहीं होगा। एक चीज और है जो पित्त रोग को बढ़ाता है, वो है खाना खाते समय पानी का पीना। खाना और पीना दोनों एक साथ मत करिए, बस इतना समझ लीजिए। अगर इस पे हम विस्तृत व्याख्यान करेंगे दोस्तों, कम से कम 10 से 5 मिनट लग जाएगा। बस इतना जान लीजिए, खाना खाने के 1 घंटे पहले पानी पी सकते हैं, खाना खाने के 1.5 से 2 घंटे के बाद पानी पिएंगे तो यह अमृत के समान है। खाना खाते समय पानी पीना विष के समान है। बस इतना जान लीजिए। अगर ये चीजें आप छोड़ दिए, आपका पित्त रोग हमेशा हमेशा के लिए जड़ से ठीक हो जाएगा। और जब पित्त रोग हमेशा हमेशा जड़ से ठीक हो गया तो दोस्तों आपकी सारी समस्याएं ही खत्म हो गई। बालों का पकना ऑटोमेटिक रुक गया, जो बाल निकलेंगे वो दोस्तों काले निकलेंगे। और अब पोषक तत्व की बात आती है, कुछ ऐसे पोषक तत्व हैं जिसे आप जान लीजिए अपने डाइट में शामिल कर लीजिए तो पिगमेंटेशन का काम करेगा। वो आपके शरीर को जितने भी पोषक तत्व चाहिए वो पोषक तत्व मिल जाएंगे। अगर आप बाल पक भी गए हैं, उन्हें आपको काला बनाना है तो वो आज हम बताएंगे कि जो बाल पक गए हैं उसे आप कौन सी चीज प्रयोग में करेंगे। तो दोस्तों आज से खाना क्या है, आपको हरी साग सब्जी खूब खाइए, जितने भी पत्तेदार साग सब्जियां हैं। जब भी इस सीजन वाइज, जैसे गर्मी के सीजन में जो साग सब्जी है उसे खूब जम के खाइए। फल फूल जो आते हैं सीजन वाइज, जिसे आप खाइए अपने बजट के हिसाब से। गर्मी में जो आए वो खाइए, ठंडी में जो आए वो खाइए, बारिश में जो आए वो खाइए, जैसे सीजन वाइज आता है। क्योंकि ये हमारा जो शरीर बना ना इसी प्रकृति से बना है और भगवान ने ऐसा बनाया भी है कि उसी हिसाब से ये शरीर आपका काम भी करता है। जो सीजन वाइज उत्पादन होता है ना उसी हिसाब से आपका पेट डाइजेस्ट करता है। अगर आप गर्मी का सीजन है तो आप ठंडी की चीजें खाएंगे, ठंडी वाली चीज जो सब्जियां होती हैं तो नहीं पचा पाएगा। इसलिए जो सीजन वाइज होता है इसी हिसाब से आपका एक काम कर रहा है लीवर, तो उसी हिसाब से आपको खाना खाना है। सब्जियां खाना खूब खाइए, बीन्स खाइए, मल्टीग्रेन आटे का प्रयोग करिए, मिक्स दालों का प्रयोग करिए। ये सारी चीजों में तरह तरह के न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, तरह तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं, तरह तरह के विटामिन पाए जाते हैं, जिससे आपका शरीर का निर्माण हुआ। ये चीजें आज से अभी से खाना आप शुरू कर दीजिए। अब कुछ चीजें हम आपको बता रहे हैं जिसमें वो सारे प्रोटीन्स पाए जाते हैं, वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जिससे आपके डेली जो रिक्वायरमेंट है बॉडी को, वो सारे पोषक तत्वों की पूर्ति होगी। बस आपको खाने के समय जान लीजिए कितनी कितनी मात्रा में लेना है। दोस्तों पहला लेना है अलसी का बीज 1 चम्मच, कद्दू का बीज 1 चम्मच, सूरजमुखी का बीज 1 चम्मच, तरबूज का बीज 1 चम्मच, बादाम 6 से 7 पीस, किशमिश 15 ग्राम, अखरोट की 3 गिरी। ये सारी चीजें आप मार्केट से लाइए, इसे घर पे अच्छी तरह से धुल लीजिए। धुलने के बाद मिट्टी के बर्तन में रात भर के लिए भिगो दीजिए और सुबह ये चीजें आप खाइए। अब इसमें जो बीन्स है अगर आप अंकुरित कर लेंगे तो इसकी शक्ति 2 गुनी होगी। अंकुरित करने के लिए क्या करना है, ये सारे बीन्स को आपको पहले भिगो देना है रात भर भिगोने के बाद एक साफ कपड़ा लेना है। उस कपड़े इसको तब फिर एडवांस आपको 1-2 दिन के लिए एडवांस भिगोना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 3 दिन में ही उसमें अंकुर निकलते हैं, बीज वो निकलता है। तो कपड़े में बांध करके आप कहीं पे, आप घर पे किसी सुरक्षित में रख दीजिए, पानी से छान के कपड़े में बांध कर आप रख दीजिए। ऊपर से उसे पानी पे छींटा मारते रहिए कपड़े में, 2 से 3 दिन में अंकुरित हो जाएगा। अंकुरित खाएंगे तो इसकी शक्ति बढ़ जाती है। तो दोस्तों ये सारी चीजें खाना। अब इसमें एक चीज ध्यान देना होगा, जो आप बादाम लाएंगे, बादाम मार्केट में 2 टाइप की मिलती है, एक खट्टी और एक मीठी बादाम। खट्टी बादाम कभी मत लीजिएगा, इसमें साइनाइड टाइप का पॉइजन पाया जाता है जो आपके स्वास्थ्य के लिए नुकसानदेह है। अब जब भी बादाम लीजिएगा मीठी बादाम लीजिएगा। इसे रात भर भिगोने के बाद सुबह जब योगा प्राणायाम करके आप आएंगे तब आपको इसे खाना है। हमने पहले बताया डेली प्रकृति के नियम का पालन करना है, यानी रोज आपको योगा प्राणायाम करना है, पूरी भरपूर नींद लेना है। इसलिए प्रकृति के नियम का आप पालन करेंगे। शॉर्टकट में बता देते हैं, रोज आपको शाम को 9 से 10 बजे सो जाना है। 9 से 10 बजे जब आप सोने जाइए अपने नाभि में तेल लगाइए। ये नाभि जो है इसके पीछे एक पिकोटी ग्रंथि पाई जाती है जो शरीर की सबसे शक्तिशाली नस होती है और इसी पिकोटी ग्रंथ से शरीर की सारी नसें जुड़ी होती है। तो जब इसमें तेल आप लगाते हैं तो दोस्तों वो सारी जगह तेल पहुंच जाते हैं। तो सोते समय नाभ में तेल लगाना, पैर के तालू में तेल लगाना है और दोस्तों क्या करना है, सर में तेल लगाना, तो आपको अच्छी नींद आएगी। और 9 से 10 बजे नींद भी बहुत अहम है, नींद लेना बहुत जरूरी है। तो 10 से 11 बजे सो जाइए, 4 से 5 बजे उठ जाइए। उठने के बाद तुरंत 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीजिए
इन नियमों का जरूर पालन करना है, नहीं तो कोई फायदा नहीं होगा। 2 से 3 गिलास गुनगुना पानी पीना है। उसके बाद आपको मॉर्निंग वॉक जाना है। मॉर्निंग वॉक कम से कम 5 से 6 किलोमीटर करना है, वो भी नंगे पांव, कच्ची जमीन हो जहाँ पे हरी घासें हो वहां पे करना है। अब वहां करने के बाद आपको 2 योगा करना है। एक अनुलोम विलोम जिसे हम नाड़ी शोधन कहते हैं, दूसरा है कपालभाति। तो 15 से 20 मिनट दोनों योगा करना है। और एक योगा जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो है शीर्षासन। शीर्षासन आप जरूर करेंगे किसी भी उम्र में। शीर्षासन दीवार के सहारे आप पैरों को ऊपर करना है, बस 5 से 10 मिनट डेली करना है। इससे आपका क्या होता है, जब आप सर पैर को ऊपर करते हैं तो सर के हर एक बाल तक ऑक्सीजन पहुंचता है, ब्लड सप्लाई हो जाती है। इसलिए शीर्षासन सबसे रामबाण इलाज है। शीर्षासन आप जरूर करेंगे। अब इतना आपको डेली रूटीन में शामिल करना है। अब दोस्तों आप समझ गए योगा मेडिटेशन करने के बाद आपको क्या खाना है, आप तब खाएंगे। उसके बाद दोस्तों दोपहर में आपको एक सलाद लेना है। और इस सलाद जो हमने कॉम्बिनेशन बनाया है, इस सलाद में वो सारे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो आपके बॉडी के हिसाब से रिक्वायरमेंट है, आपके शरीर की जरूरत है। उसमें है गाजर 100 ग्राम, चुकंदर 50 ग्राम, प्याज 50 ग्राम, टमाटर 50 ग्राम, मूली 1 पीस, अदरक का 3 से 4 इंच का एक टुकड़ा, लहसुन लेना है 3 कली, भुना हुआ जीरा पाउडर आधा चम्मच लेना है, काली मिर्च लेना है 1 से 2 चुटकी आप डाल लीजिए। और स्वादानुसार आपको काला नमक डाल के 1 प्लेट आपका सलाद रेडी हो गया। इसे दिन में चाहे जब आप खा ही लीजिएगा। बस आपको इसके खाने के कुछ रूल्स होते हैं। जैसे आपको सलाद कितना खाना चाहिए, जितना आपका वेट है, आपके वेट का 5%। जैसे आपका वेट 50 किलो है तो आप 250 ग्राम सेब खाइए, सलाद खाइए। और सलाद कब खाई जाती है ये भी जान लीजिए। सलाद कभी भी खाने के साथ मत खाइएगा, विष के समान है, कोई फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। सलाद जब खाइए इसे अकेले ही खाया जा सकता है, क्योंकि ये तरल होता है, ये लिक्विड वेस्ट होता है, एक कच्चा होता है, खाना आपका पका हुआ होता है, ड्राई होता है। इसलिए खाना और सलाद एक साथ नहीं खाना चाहिए। इसी तरह से बहुत सारे रीजन है। तो सीधे से जान लीजिए सलाद जब भी खाइएगा इसे अकेले खाना है। एक चीज और आपको ध्यान देना होगा, सलाद खाने के 1 घंटे पहले कुछ नहीं खाना है और सलाद खाने के 2 घंटे बाद तक आपको कुछ भी खाना पीना नहीं है, चाहे बिस्किट हो, चाहे चाय, चाहे पानी, कुछ भी मुंह में नहीं डालना है। अब आप समझ गए सलाद। अब आपको हम एक आयुर्वेद की कुछ जड़ी बता रहे हैं जो बहुत शक्तिशाली है और ये आपके बालों को जो सफेद हो रहा सफेद होने से रोक देंगे। ऊपर से आपके बाल जो निकलेंगे वो काले बाल निकलेंगे। उसमें क्या है, काला तिल लेना है 100 ग्राम, त्रिफला का चूर्ण लेना है 100 ग्राम, भृंगराज 100 ग्राम, धागे वाली मिश्री 100 ग्राम, शतावरी का चूर्ण 100 ग्राम, अश्वगंधा का चूर्ण 100 ग्राम। इस सारी मात्रा इक्वल में होगी। ये 6 चीजें आप 100 ग्राम लाएंगे। लाने के बाद इसका आपको घर पे मिला करके एक पाउडर बना लेना है। पाउडर बनाने के बाद किसी भी, अभी मात्रा जो हमने 100 ग्राम बताया, आप इसे 50 ग्राम भी ले सकते हैं, 25 ग्राम भी ले सकते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है। लेकिन मात्रा इक्वल होगी, बराबर मात्रा होगी। अब लाने के बाद अब इसमें जो काला तिल है, इस काले तिल को आप हल्का सा भून लेंगे। बाकी चीजें आपको भूनना नहीं है, हल्का सा भूनकर इसका पाउडर बना करके सारी चीजों को एक में मिला देना है। मिलाने के बाद आप रख दीजिए किसी कांच के डिब्बे में। अब उसके बाद आपको कितना कितना लेना है, 2-2 चम्मच दूध के साथ, 2-2 चम्मच दूध के साथ सुबह शाम खाना खाने के 1 घंटे के बाद आपको लेना है ये पाउडर। ये पाउडर एक शक्तिशाली पाउडर है, आपके शरीर की कमजोरी को भी दूर कर देगा, आपके शरीर को सारे पोषक तत्व की कमी को भी पूरा कर देगा जो डेली रूटीन के हिसाब से चाहिए। तो इसलिए ये शक्तिशाली पाउडर है, प्रोटीन का बाप है। आपको मार्केट में इतनी शक्तिशाली कोई प्रोटीन पाउडर मिलेगा ही नहीं, ना तो इतना नेचुरल मिलेगा। ये करना है और अपने बालों को आपको फतरीठा या आंवला से धुलना है। जितने भी तेल शैम्पू आते हैं उससे आपको नहीं लगाना है। तेल आज हम बताएंगे वो बना के आपको लगाना है, यानी कि कोई भी शैम्पू नहीं। ये शैम्पू में हार्मफुल केमिकल पड़े होते हैं जो कि आपके बालों की जड़ों को खोखला कर देते हैं। इसलिए आपको कोई भी शैम्पू नहीं लगाना है। शतरीठा या आंवले से पानी से धुलना है, या फिर एलोवेरा जो आता है वो एलोवेरा आप खुद निकाल लीजिए, पेड़ लगाइए, उससे धुलिए, ये सबसे बेस्ट है। अब चलिए तेल बनाने का तरीका बताते हैं। नारियल तेल लेना है 250 ml, आंवला का पाउडर 50 ग्राम, भृंगराज का पाउडर 50 ग्राम, करी का पत्ता, ये हरी ताजा करी का पत्ता 50 ग्राम, मेहंदी का पत्ता 50 ग्राम।
अब जो तेल है सारी चीजें उसी में आपको डाल देना है। तेल में डाल करके आपको 15 से 20 मिनट स्लो आंच में थोड़ा सा पकाना है। पकाने के बाद पका के आप इसे रख दीजिए। आधे घंटे के बाद आप इसे कपड़े से छान लीजिए, खूब रगड़ के उसमें जो तेल रहे सब निचोड़ के आप इसे छान लीजिए। छानने के बाद किसी शीशी में आप रख दीजिए। अब इसी तेल को आपको लगाना है, बाहर की कोई तेल नहीं लगाना है, यही तेल लगाना है। यही तेल आपके बालों को जड़ से काला कर देगा, टूटने से भी रोक देगा, इसका बहुत अच्छा काम है। अब दोस्तों एक काम और करना है, नारियल तेल लेना है 2 चम्मच, नींबू का रस 1 चम्मच लेना है। अब इसको मिला करके इसके 2 घर आपको इसके बाद बालों को धोना है 2 घंटे के बाद। अब इसे जब आप बाल में लगा देंगे, बाल लगाने के ऐसे छोड़ दीजिएगा, 2 घंटे के बाद आप बाल धुल लेंगे। सप्ताह में ऐसा 2 बार करेंगे तो इसमें जो बालों में डैंड्रफ है, रूसी है, जो कुछ भी बालों में है, वो सारी चीजें आपके बालों से दूर हो जाए। तो दोस्तों ये प्रक्रिया अपना करके अपने आप बालों को जड़ से काला कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए प्राकृतिक नियमों का पालन करना होगा, खाना खाने के नियमों का पालन करना होगा, पानी पीने के नियमों का पालन करना होगा, चिंता मुक्त जीवन जीना होगा। डेली रूटीन में योगा, प्राणायाम, मेडिटेशन आपको शामिल करना होगा। आप अपने शरीर के पित्त रोग को सही करिए, आपके बालों की समस्या अपने आप ठीक हो जाएगी।